हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे सबसे पहले 12वीं शताब्दी में जो दिल्ली थी वो सल्तनत का एक मुख्य केंद्र बनी, और कैसे 12वीं शताब्दी से दिल्ली में वाणिज्य यानी कि व्यवसाय जो था वो किन किन राजाओं और किन किन शासकों के मध्य में स्टार्ट किया गया, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। और आज उन राजाओं के बारे में और उन सुल्तानों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिन्होंने दिल्ली को, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो दिल्ली थी वो 12वीं शताब्दी के शुरुआत तक बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं थी। दिल्ली को राजधानी या फिर वाणिज्य का केंद्र या फिर एक फेमस राज्य के बारे में बहुत कम ही लोग जानते थे। और अगर दिल्ली पे अपना शासन करने वाला, अपना साम्राज्य स्थापित करने वाला पहला शासक जो था वो था तोमर राजवंश, जिसको कि हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा है। तो उस तोमर राजवंश के बाद स्टार्टिंग तो तोमर राजपूतों ने की थी, लेकिन इसके बाद कौन कौन है जिन्होंने दिल्ली को एक अच्छा खासा वाणिज्य का स्रोत, व्यवसाय का स्रोत बनाया, और क्या किन किन वजहों से जो दिल्ली थी वो आज हमारी एक राजधानी के रूप में उभर करके आई है, और किस तरह से दिल्ली ने हमारे सब कॉन्टिनेंट के बहुत अधिक से अधिक मैक्सिमम टेरिटरीज़ पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो इसको हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए टेबल फर्स्ट जो है द रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत के जो रूलर हैं इनके बारे में हम लोग देख रहे हैं। जो टेबल फर्स्ट है हमारा, टेबल फर्स्ट में फर्स्ट हमारे जो राजपूत हैं वो है राजपूत डायनेस्टी में तोमर राजपूत। ठीक है, ये 12वीं शताब्दी यानी 1165 के बाद जो भी शताब्दी चलेगी वो 12वीं शताब्दी है, क्योंकि 1100 से जब हम लोग 1199 पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे हमारी 12वीं शताब्दी ख़त्म होकर के 13वीं शताब्दी शुरू हो जाएगी। तो 1165 जो हमारी अर्ली शुरुआत की जो 12वीं शताब्दी थी उस समय तक तोमर राजपूत, जिसमें नाम क्या है अनंगपाल, उस राजपूत का क्या नाम है जिसने सबसे पहले दिल्ली पर अपना सल्तनत स्थापित किया, तो तोमर वंश है। देखिए तोमर वंश है, और वो जो वंश के शासक हैं उनका नाम है अनंगपाल। इन्होंने 1130 से 1145 तक दिल्ली पे शासन किया है, उसको अपना साम्राज्य और राज्य बनाया है। इसके बाद है चौहान्स। तोमरों को किसने हराया? चौहान शासकों ने, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान है। 1165 से 1192 तक इन्होंने शासन किया है। ठीक है, यानी चौहान वंशों ने 1165 से 1192 तक शासन किया है, और पृथ्वीराज चौहान ने 1175 से 1192 तक दिल्ली सल्तनत पे शासन किया है। इसके बाद जो तुर्की शासक थे, इसको हटाने दीजिए 1 मिनट। देखिए जो तुर्की शासक थे, जो अली सबसे पहले आए थे 1206 से, यानी 13वीं शताब्दी से 1290 तक के बीच में ये जो लोग हैं 13वीं शताब्दी में, कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है, सामुद्दीन इल्तुतमिश है, रजिया, गियासुद्दीन बलबन, इन सब ने धीरे धीरे जो ये हमारा दिल्ली सल्तनत है धीरे धीरे उस पर अपना शासन स्थापित किया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे इल्तुतमिश का टॉम्ब है, इल्तुतमिश का मकबरा बनाया गया है। ठीक है, क्या बनाया गया है? देखिए ये मकबरा है किसका? इल्तुतमिश का। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है खिलजी डायनेस्टी। इसके बाद से खिलजी डायनेस्टी आई है। अब खिलजी डायनेस्टी यहाँ पे कौन है? खिलजी डायनेस्टी में जलाउद्दीन खिलजी हैं। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी में कौन है? जलाउद्दीन खिलजी हैं। इसके बाद से हैं अलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी दो हैं, जलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने 1290 से 1296 तक और 1296 से 1316 तक इन लोगों ने शासन किया है। किसने? खिलजी डायनेस्टी ने। कहाँ पे? दिल्ली सल्तनत पे। ठीक है, इसके बाद है हमारा तुगलक डायनेस्टी। इसके बाद किसने शासन किया है? तुगलक डायनेस्टी ने। यानी खिलजी के बाद कौन आए हैं? तुगलक आए हैं। गियासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक हैं, ये सब तुगलक वंश हैं। ये वंश हैं, और वंशों की ये 3-3 राजाएं हैं, किसी में 2 राजा, किसी में 3 राजा। ठीक है, 1320 से 1414 यानी कि 15वीं शताब्दी तक, 1414 की अगर हम बात करें तो 15वीं शताब्दी तक तुगलक डायनेस्टी यहाँ पर दिल्ली पे स्थापित रही है। इन्होंने क्या बनाया? देखिए अलाई दरवाज़ा। क्या बनवाया है? अलाई दरवाज़ा। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। किसने बनवाया है? तुगलक डायनेस्टी ने। अलाई दरवाज़ा बनवाने वाला कौन है? तुगलक वंश है। नेक्स्ट है सैयद डायनेस्टी। कौन है? सैयद वंश है। इन्होंने, इसमें खैज खान है, एक ही है खिज्र खान है सैयद डायनेस्टी में। खिज्र खान 1414 से 1421 तक इन्होंने शासन किया है।
इसके बाद से सैयद डायनेस्टी के बाद लोदी डायनेस्टी आई है, जिसमें कि बहलोल लोदी हैं 1451 से 1489, यानी कि 16वीं शताब्दी तक लोदी डायनेस्टी रही है। तो इस तरह से धीरे धीरे ये जो डायनेस्टी है 16वीं के बाद 17वीं हमारी स्टार्ट हो जाएगी, जो मुग़ल काल आ जाएंगे हम लोग का, ठीक है। तो इस तरह से डायनेस्टी जो है वो सल्तनत काल हमारे दिल्ली पे इन लोगों ने शासन किया है, और दिल्ली को एक अच्छा खासा वाणिज्य का मतलब व्यवसाय का, क्योंकि देखिए कोई भी जो भी यूनानी थे या फिर तुर्किश थे या फिर सैयद थे या फिर लोदी डायनेस्टी या फिर तुगलक वंश, जो भी भारतवर्ष में आते थे वो व्यापार के लिए ही आते थे। व्यापार के साथ साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ भी मिला करते थे। इसके साथ साथ यहाँ पर मंदिर मस्जिद भी अच्छे खासे हुआ करते थे। यहाँ पर चढ़ावा भी अच्छा खासा मिलता। मंदिरों को लूटने के लिए भी बहुत ऐसे शासक थे जो आते थे। तो इस तरह से हम लोग ने देखा। अब है फ़िरोज़ शाह तुगलक टॉम्ब। यहाँ पे है फ़िरोज़ शाह तुगलक का मकबरा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बना है फ़िरोज़ शाह तुगलक का मकबरा, गुंबदाकार मकबरा। सबसे पहले जो गुंबद बना है ना मकबरे पे, वो फ़िरोज़ शाह तुगलक का जो सर्कल वाला ये गुंबद बना है, देखिए आप ये। तो इस तरह से हम लोगों ने इन राजाओं के बारे में, इन सुल्तानों के बारे में देखा। आगे चलते हैं। हाँ, इसको पढ़ा है ना, अब इसको पढ़ना है। देखिए, फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। अब दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे हम लोग को प्राप्त हो, चलिए देखते हैं। Although inscriptions, coins and the architecture provide a lot of information, यद्यपि कि अगर हम बात करें तो जो अभिलेख होते हैं, जो सिक्के होते हैं, या फिर जो आर्किटेक्चर प्रोवाइड यानी कि स्थापत्य कला जो होते हैं, जैसे कि स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण करवाना, भवन का निर्माण करवाना, इसके माध्यम से हम लोग को स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज, इस तरह से हम लोग को बहुत सारी इनके इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिल जाती हैं। तारीख सिंगुलर, तारीख प्लूरल, रिटन इन द पर्शियन, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मगर और भी महत्वपूर्ण वे ऐसे इतिहास हैं, जैसे कि तारीख या फिर एक वचन, तारीख बहुवचन हैं, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए हैं। देखिए, मेरी कहने का ये मतलब है, ध्यान से समझिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना डेट, ठीक है, यानी कि कौन सा डेट है, कौन सा तारीख है, तो ये लोग जो तुर्की भाषा में लिखते थे हिस्टोरियंस, वो तारीख सिंगुलर यानी कि एक वचन को तारीख लिखा करते थे, और बहुवचन को क्या लिखते थे, तारीख, ठीक है। तारीख को ये एक वचन में लिखते थे और तारीख मतलब बहुवचन होता था। तो इस तरह से बहुत ऐसे पर्शियन भाषा वाले बहुत ऐसे सुल्तान हैं, शासक हैं, जिन्होंने प्रशासन में अपनी जो भाषा है वो पर्शियन भाषा ही यूज़ की है, ठीक है। तो यानी जिसको पर्शियन भाषा आती होगी वही इन सुल्तानों के बारे में अच्छे से पढ़ पाता होगा। देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, फिगर फर्स्ट है, 4 स्टेज इन द मेकिंग ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट। अगर आज हम इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास के बारे में जान रहे हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा स्रोत मैन्युस्क्रिप्ट भी है। तो इस मैन्युस्क्रिप्ट को बनाने में 4 स्टेप लगा करते थे। कैसे कैसे? फर्स्ट है प्रिपेयरिंग द पेपर। सबसे पहले पेपर को प्रिपेयर किया जाता था। देखिए ये पेपर दबा के कैसे पेपर बना रहा है, देख रहे हैं आप। पहले पेपर को बराबर किया जा रहा है। राइटिंग द टेक्स्ट, सेकेंड पे किसी ने इस पे लिखावट की। मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइटिंग इम्पोर्टेंस वर्ड एंड द पैसेज। देखिए, और ये जो इंक से लिख रहे हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट हेड राइटिंग भी तो होती होगी ना, हेड राइटिंग, या फिर किसी शासक का नाम या फिर किसी शासन का विजय के बारे में कुछ बड़े शब्दों में लिखना है। तो ये लोग क्या करते थे, गोल्ड को पिघला करके, देखिए सोने को ही पिघला रहे हैं गर्म करके, गोल्ड को पिघला करके और उस इम्पॉर्टेंट हेडिंग को हाईलाइट किया करते थे। यानी उस समय ये कलर्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, सोने और चांदी और फिर पेड़ पौधों के रंगों से ही ये लोग लिखावट का कार्य करते थे। और डी है प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग। और ये सब लिख जाने के बाद, हेडिंग तैयार हो जाने के बाद, देखिए बाइंडिंग का कार्य हो रहा है। तो एक मैन्युस्क्रिप्ट को बनाने में इतने सारे प्रोसेस होते थे। आज तो टाइपिंग है, मशीन है, सब एक बार में हो जाता है, लेकिन ये देखिए एक लंबा प्रोसेस है एक मैन्युस्क्रिप्ट को तैयार करने में। तो ऑथर ऑफ द तारीख वर लर्न्ड मेन, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर, पोएट्स एंड द कॉटरीज who both recounted event and advised ruler on the governance, emphasizes the importance of the just rule। अगर हम तारीखों के लेखक या फिर जो सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुरक्षित
ये व्यक्ति हुआ करते थे, सुशिक्षित व्यक्ति हुआ करते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासक संबंधित सलाह भी देते थे। दे एम्फेसिस द इम्पोर्टेंट जस्ट रूल, और वे न्याय संगत शासन के महत्व पर भी बल देते थे। कौन कौन ये लोग, यानी कि सल्तनत काल में जो न्याय को संभालने वाले लोग हुआ करते थे उसमें लेखक थे, सचिव थे, प्रशासक थे, कवि थे, दरबारी थे। ये लोग न्याय अच्छा हो इसलिए ये लोग सुनिश्चित न्याय चक्र बनाया करते थे। नेक्स्ट है द सर्कल ऑफ द जस्टिस। ये न्याय क्या होता था, न्याय का चक्र क्या होता था, देखिए। फैक ए मुद्दबिर रोट इन द 13th सेंचुरी। 13वीं शताब्दी के इतिहासकार हैं फक ए मुद्दबिर ने ये लिखा है कि अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर। राजा बिना सैनिक के काम नहीं कर सकता या फिर चल नहीं सकता। एंड सोल्जर कैन नॉट लिव विदाउट सैलरी, और सोल्जर बिना पैसे के नहीं जी सकते हैं। सैलरी कम फ्रॉम द रिवेन्यू। कहाँ से आता है सैलरी? कर से आता है। रिवेन्यू इकट्ठा करने से आता है, राजस्व से आता है। कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट, और ये कहाँ से इकट्ठा किया जाता है? किसानों से इकट्ठा किया जाता है। बट पीजेंट कैन पे रिवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्परस एंड हैप्पी। लेकिन किसान भी राजस्व तभी दे सकते हैं जब वो खुश हों और उनके पास राजस्व चुकाने भर का पैसा हो। ठीक है, तभी किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। एंड दिस हैपन व्हेन द किंग प्रमोट जस्टिस एंड द ऑनेस्ट गवर्नेंस। और ये सब कुछ तभी हो सकता है जब एक राजा न्याय और ईमानदार प्रशासक को बढ़ावा दे। कहने का मतलब ये सब चक्र है। राजा को पैसा चाहिए, राजा बिना सैनिक के नहीं चल सकता। सैनिक को रिवेन्यू पैसा सैलरी चाहिए, सैलरी कहाँ से आएगी? किसान से आएगी। किसान को अच्छे से देख रेख कौन करेगा? राजा करेंगे। तो ये सब चक्र है जो कि चल रहा है, और यही क्या है? न्याय चक्र है। जिस भी शासन में ये न्याय चक्र सही रहता है वो शासन अच्छा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने इतना पैराग्राफ पढ़ा है। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। इसको अच्छे से समझिएगा बच्चों। जो नहीं समझ में आएगा वो हमसे पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों।